हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बेटा देखो, अब तक हम थ्री टाइप्स ऑफ रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियोज हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड वन इज आपका सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो गया है। और थर्ड वन जो है आपका एक्टिविटी रेशियोज भी आपका कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम एक नया रेशियो डिस्कस करेंगे, न्यू टाइप ऑफ रेशियोज डिस्कस करेंगे, जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज के इस रेशियो में, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी बिजनेस फर्म हो, उसका मेन मोटिव होता है बेटा प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है उसका मेन मोटिव? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो रेशियोज है ये हेल्प करते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट के थ्रू ये जानकारी ली जाती है कि फर्म का बिजनेस कितना एफिशिएंटली चल रहा है, फर्म कितनी एफिशिएंटली अपनी बिजनेस को कंप्लीट कर पा रही है, बिजनेस को चला पा रही है। इन सब चीजों की जानकारी किससे मिलती है? आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से मिल जाती है। रीड करते हैं थोड़ा सा। The main object of all the business concern is to earn profit। हर बिजनेस कंसर्न का मेन ऑब्जेक्ट होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। आगे बात करें कि प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एफिशिएंटली चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसका पता किससे लगता है? प्रॉफिट के थ्रू। आगे बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। जैसे प्रॉफिट के ऊपर सेल्स, जो सेल्स है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है उसके कारण क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के थ्रू पता लग जाती है। हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करें। जो सबसे पहला कौन सा है बेटा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड है ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, हाई प्राइस रेशियो पीई। बहुत सारे रेशियोज को हम क्या करने वाले हैं बेटा? डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो में हमारा आज का रेशियो, जो कौन सा है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाम से समझो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे सेल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। एक तो ये बात ध्यान रखो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम मेनली किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस किस चीज के बीच में रिलेशन बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। ये बताता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है। क्लियर? तो हम देखते हैं यहां पर कि दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? आगे बात करें कि ये जो फॉर्मूला है क्या है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। क्लियर? आगे देखें तो नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स डन। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सारी चीजें हमको पहले से पता है। आगे देखें इसके बारे में कुछ एक दो बातें। क्या है कि क्या बताता है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बताता है कि सेल्स के ऊपर कितना है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर माना जाएगा। कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हमने करंट रेशियो का पढ़ा था, लिक्विड रेशियो का पढ़ा था, सॉल्वेंसी रेशियोज का पढ़ा था, इसका कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। क्लियर? तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए रेशियो के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक इनकम रेशियो या एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो कौन सा था बेटा? आपका जो था आपका कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज हम शुरू करेंगे बेटा ऑपरेटिंग रेशियो। मैं आपके आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होता है।
अभी हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा रेशो डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा आपका ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो डिस्कस करेंगे बेटा अभी अपन, ऑपरेटिंग रेशो। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है फिर, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, देखो आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि हमने बात करें तो एक्सपेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं बेटा कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी वापस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेट होते हैं। बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज है, नॉर्मल एक्टिविटीज, उससे कनेक्टेड होते हैं। लाइक आपने रेंट पे किया, लाइक आपने सैलरी पे की, सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, ये सब क्या है बेटा आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सिंपल सी बात क्या है आपके लिए, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कॉस्ट की, किसकी बात करें बेटा, अगर अपन इफ वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है कि ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिनमें परचेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑल दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम क्या ऐड कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। और इसी से हमारा ऑपरेटिंग रेशियो निकलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। ध्यान दीजिए कि दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना वेटेज है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। इसके बारे में जानकारी हमको कौन सा रेशियो देता है, ऑपरेटिंग रेशियो हमको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है। आगे बढ़ते हैं अगर अपन, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने अभी देखा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना बेटा। आगे देखिए, आगे बढ़े अगर अपन, और क्या दिया हुआ है यहां पर हमको बेटा, आगे की बात ये लिखी हुई, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल बड़ा सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना बेटा आपको कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग आपको यहां पर दिया हुआ है बेटा, और वो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने अभी बताया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, हमको दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गए, सब क्या है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, सेल्समैन की सैलरी हो गई, ठीक है, व्हीकल के अंदर पेट्रोल का खर्चा हो गया, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गए, सब क्या है आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, डिस्काउंट भी इंक्लूड है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स भी इंक्लूड है, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म्स लोन नहीं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट नहीं, केवल शॉर्ट टर्म लोन, जैसे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया है, वो सब कहां आते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर। आगे बात करें, अब इनमें हम किनको शामिल नहीं करते बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन इट।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज, अब ध्यान रखना यहीं पर मैं बता रहा हूं आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। जब आगे वापस हम बात करेंगे ना कि जहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाएगा, वहां पर मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना है स्पेशली ये चीज कि विच व्हाट आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेटा? जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, चैरिटी, डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म लोन। ध्यान रखना शॉर्ट टर्म लोन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग होंगे, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब नॉन ऑपरेटिंग होंगे। ठीक है ना बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एटसेट्रा आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। क्लियर? इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी इसके अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, इनको भी हम यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो याद रख, क्या रखना है आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल सा मीनिंग क्या है बेटा? बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल सा मीनिंग क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है हमारा कि क्या कह सकते हैं हम यहां पर, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन ध्यान दीजिए और देखते हैं क्या बात लिखी हुई है, थोड़े से बातें देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो क्या करता है? ये जानकारी देता है एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये तो है ना, पकड़ लो इस लाइन को। तो ऑपरेटिंग रेशियो में भी काम आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो में भी काम आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काम आएगा। मतलब ये जो मेजरमेंट है ना, ये तो सब जगह आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आगे बढ़े। द रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ सेल्स दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितना कम खर्चे से रिलेटेड है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियो जितने भी होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे होंगे। कॉस्ट से रिलेटेड रेशियो जितने भी कम होंगे वो ज्यादा बेटर माने जाएंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग रेशियोज। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। इस वीडियो के अंदर हम दो रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम दो रेशियो डिस्कस करेंगे बेटा। एक हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। इस रेशियो को डिटेल में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा मतलब आप ये भी लिख सकते हो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। क्या लिख सकते हो बेटा आप? सिंपल सा 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है। ये तो होगी शॉर्टकट वाली बात। चलिए, लेकिन अगर हम एक सिंपली वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अगर इसको समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए ध्यान से हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? डिपेंड करता है कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं। एक बेसिक सा सिंपल सा डेफिनेशन समझे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। क्या मतलब है बेटा इसका? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है बेटा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हम जो ऑपरेटिंग रेशियो वाला टॉपिक था उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग इनकम मतलब नॉर्मल इनकम जो होती है, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो गया, या कोई भी इस तरह की इनकम क्या कहलाती है? आपकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। ठीक है ना? अगर हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, मतलब हमको कैलकुलेट करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है?
ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वही तो है, क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको ऐड करके घटा दो तो भी बात वही आ रही है यहां पर। अगर हम बात करें क्वेश्चन में कई बार नेट प्रॉफिट से भी हमको कैलकुलेट करवाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर देंगे बेटा, हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर। अगले रेशियो की हम बात करें जो कौन सा है बेटा, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या फॉर्मूला है बेटा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम ऐड कर देंगे। बड़ा सिंपल से फॉर्मुले थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रेशियो एनालिसिस के अंदर जितने आपको फॉर्मुलेज याद हैं उतना ही आपके लिए बेटर है। क्लियर। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दीज रेशियोज। नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेशियो के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। क्या नाम है बेटा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, जिसको कि शॉर्ट में ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या फॉर्मूला है बेटा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ना तो आपके लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नया है और ना ही आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड नया है। इन सब चीजों को हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इनटू 100। अब हम फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बड़ा आसान सा है। अब एक छोटी सी बात अगर हम समझें, क्या समझें बेटा, कि ये रेशो किस चीज के बारे में बात करता है, ये रेशो एक्चुअल में है क्या, किन किन चीजों के बारे में हमको ये डिस्कस करता है। चलिए उन चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा कि इट एक्सप्लेन्स द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब ये रेशो इस बात की जानकारी देता है कि फर्म के पास जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो पैसा अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कितना बेस्ट वे में हो रहा है, या उन लॉन्ग टर्म सोर्सेज के ऊपर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ रहा है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। Capital employed means the long-term funds employed in the business and includes shareholders fund, debentures and long-term loans. सिंपल सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। पहले भी हम आपको कोई इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें, अल्टरनेटिवली कैपिटल एम्प्लॉयड में बी टेकन एज द टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। याद है ना क्या होता है? क्या ले सकते हैं हम यहां पर? और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स का वो पार्ट जिसको कि हमने कहां पर इन्वेस्ट किया है? करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग टर्म पार्ट्स का वो पार्ट जो कि करंट एसेट्स के करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है। वो तो बात अच्छा नहीं समझ में आई, चलिए मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, एक सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी और सिंपल सी बात है। वो सिंपल सी बात क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, हम ये मानते हैं कि फंड का जो सोर्स है वो दो जगह से है। एक तो है बेटा लॉन्ग टर्म सोर्स और एक है शॉर्ट टर्म सोर्स। और इस जो फंड का यूज है वो भी दो जगह है। एक तो आप कहां करते हो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक आप करते हो जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, और एक करते हो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
जिसको कि हम कहते हैं करंट एसेट्स। अब बेसिकली ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म सोर्स से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में ट्रांसफर करो और शॉर्ट टर्म फंड से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स का कुछ पैसा करंट एसेट्स में भी ट्रांसफर हो जाता है। अब हमारा बेसिक सा उद्देश्य क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये लॉन्ग टर्म फंड्स ही है। अब या तो इसको ले लो या फिर लॉन्ग टर्म फंड का पैसा कहां इन्वेस्टेड है, या तो नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म सोर्स का कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसी को क्या कहते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म सोर्स का पैसा भी इन्वेस्टेड है जो करंट लायबिलिटीज है, और टोटल अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है मतलब करंट एसेट में पैसा कहां से आया, फिर वो लॉन्ग टर्म सोर्स से आया। वो पैसा लॉन्ग टर्म सोर्स से आया है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब टोटल करंट एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्टेड है वो दो जगह से, एक तो करंट लायबिलिटीज से और लॉन्ग टर्म से। तो इसमें से करंट लायबिलिटीज को अगर हटा देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट बचेगा वो कौन सा बचेगा, लॉन्ग टर्म सोर्स वाला। तो इसी तरह से इसी वजह से क्या लिखा है कि या तो तरीका क्या है इसका, सिंपली लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, और दूसरा लॉन्ग टर्म सोर्सेज नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्या हो जाएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है यहां तक। प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशो। प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना तो उसमें से टैक्स घटाओ ना उसमें से इंटरेस्ट हटाओ। क्लियर है यहां तक। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह नोट्स देखते हैं। क्या बताता है ये, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बिजनेस के पास जो फंड्स है उनको कितना अच्छा यूटिलाइज किया गया है, कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया है, इसके बारे में जानकारी कौन सा रेशो देता है बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। For inter-firm comparison, return on capital employed funds is considered a good measure of profitability. Inter-firm मतलब एक जैसी कुछ फर्म के अंदर कंपैरिजन करना है, एक ही फर्म का कई इयर्स का कंपैरिजन करना है, तो ROI is the best way to compare these companies और firms. क्लियर है यहां तक। चलिए तो that's all about the return on investment. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ेंगे आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके लिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान रहे, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब जानते हो ना, क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड का मतलब, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब क्या है बेटा, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड ही होता है। ठीक है ना बेटा। अब आपको पता है कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड मतलब, अब हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था वहां पर लिया था हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन जब भी हम शेयर होल्डर्स फंड के लिए बात करेंगे ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पैसा जो मिलता है ना वो टैक्स वैक्स देने के बाद जो मिलता है वही पैसा उनको मिलता है, मतलब इंटरेस्ट भी दे दो, टैक्स भी दे दो, सब कुछ दे दो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसलिए यहां पर जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड पे हमें रिटर्न पता करना है तो अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। तो फॉर्मूला समझ लो आप, रेशो के नाम से फॉर्मूला समझ लेंगे, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को रिटर्न मिलता कौन सा है, टैक्स के बाद का प्रॉफिट मिलता है उनको, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन किसके ऊपर निकाल रहे हैं हम, रिटर्न शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। क्लियर है यहां तक, तो बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें तो अब इसको हम देखते हैं, समझते हैं यहां से कि दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन असेसिंग वेदर देयर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म जनरेट और ए रीजनेबल रिटर्न और नॉट। तो उससे तो पता लगेगा उनको कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कोई वर्थ भी है या नहीं, उससे उनको कुछ रिटर्न भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और it should higher than the return on investment, otherwise it would imply that employees fund have not employed profitably। मतलब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए, तभी मतलब की बात है। क्यों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ओवरऑल फंड पे है, डेप्ट पे भी है, सब चीजों पर है। अब डेप्ट के ऊपर कॉस्ट कम होगी और इनको तभी तो एक्सेस डिविडेंड मिलेगा, इसलिए ये माना जाता है कि इनका डिविडेंड की रेट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, इनके इस रेशो की रेट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। आगे बात करें, a better measurement of profitability for shareholders point of view is obtained by determining return on total shareholders fund, जिसमें return on net worth जो भी इसको कह लो, ये हमारा फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100।
नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेशियो को डिस्कस करूंगा। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा हम एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करते हैं, वो है आपका अर्निंग पर शेयर। देखो इस रेशियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूं। अर्निंग पर शेयर की जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। मतलब ये बताएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है जितने इक्विटी शेयर्स होंगे उसमें प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। अब आपको यह भी पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन एक बात और समझना बाबू, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दो तरह के शेयर होल्डर्स बैठे हैं। एक बैठा है इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे बैठे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आई बात समझ में? ऑब्वियस सी बात, हम केवल इक्विटी शेयर के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या घटा देंगे? अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को लेस कर देंगे, मतलब मान लो हमने क्या कर दिया कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है ना इसको घटा दिया। तो अब जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट केवल किसके लिए बचा है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। इसी प्रॉफिट पर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा। तभी तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है ये जो प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कैसे आया ये? हमने जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को लेस कर दिया, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उसको डिवाइड कर दो, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर का। क्लियर है यहां तक? चलिए क्या लिखा है समझते हैं अपन इसको। वही लिखी हुई बातें हैं, वही चीजें हैं, रीड भी कर लेते हैं अपन, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमको कह रहा है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अब ऑब्वियस सी बात है जिनके लिए बात कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बात करो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो फॉर द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। हाँ, ये रेशियो ना शेयर प्राइस के को भी इंपैक्ट करता है। Also helps in comparison with the ascertain its reasonableness and capacity to be dividend. Clear? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेशो के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं मैडम एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसका नाम है बुक वैल्यू पर शेयर, या जिसको हम डिविडेंड पर शेयर भी कह सकते हैं। ये आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी देता है बेटा कि आपके पास जो टोटल फंड अवेलेबल है, मतलब आपके पास जो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो गया बेटा? ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो टोटल शेयर होल्डर फंड है ना, इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर दिया जाए? लेस कर दिया जाए। तो अब जो बचेगा, मतलब ऑब्वियस बात है शेयर होल्डर्स फंड में दो ही लोगों का पैसा, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का। शेयर होल्डर्स फंड में से अगर हम प्रेफरेंस शेयर हटा देंगे तो जो भी बचेगा वो किसका है बेटा? केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचेगा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे आपके पास क्या आ जाएगा कि भैया आपके शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है। क्लियर है यहां तक? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रेफर्स टू शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस रेशियो इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए होगा? ऑब्वियस ही बात है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट गिव्स द आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग एंड अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। इससे पता लगता है ना कि शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, इसके बारे में इससे जानकारी मिल जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन एक और रेशियो में इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपका कौन सा है बेटा? आपका रेशियो वो डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का सिंपल सा मतलब है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना मिलना चाहिए, कितना दिया गया है, पेमेंट कितना किया है, और अर्निंग पर शेयर मतलब कितना कमाया है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकालकर ये बताया जाता है कि भैया डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। फॉर्मूला सिंपल सा है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये क्या बताएगा आपको कि
टू द प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, मतलब टोटल अर्निंग का कितना परसेंट शेयर होल्डर्स को गिवन है। डिविडेंड पर शेयर का मतलब, डिविडेंड पर शेयर का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि टोटल आपके पास जो अर्निंग हुई है उसमें से कितना रेशो आपने, कितना जो पेमेंट किया है ना, एक तो दो हिस्से बांट देते हैं ना, रिटेन अर्निंग अलग रख देते हैं, जो डिविडेंड पे किया है वो अलग है। तो डिविडेंड कितना पे किया है आपने, किसमें से, आपके पास जो टोटल अर्निंग हुई है उसमें से। ये भी किसके लिए बताता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी बेस्ड में पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 9 डिविडेंड डिसीजंस, कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में नए रेशो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करें बेटा, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा इसका। प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, क्या है कि मार्केट प्राइस क्या है शेयर की, वो क्वेश्चन में गिवन होती है, अपॉन अर्निंग पर शेयर, कि मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर इसके बीच का रिलेशन कोई कौन सा रेशो बताता है, प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो। क्लियर? बस इतना से आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आपके रेशो एनालिसिस के जितने भी रेशोज थे वो सारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चंस के वीडियो आपको अलग से अवेलेबल हो रहे हैं, आप उनको कंसीडर करें, देखते रहें। एनसीईआरटी की पूरी बुक हमने सॉल्व करवा दी है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू क्लास।